Alright, so here we begin introduction to derivatives, basic of derivatives part 1. So एक अंडरलाइंग और एक डेरिवेटिव्स में फ़र्क क्या है? आई गेस ये आप सभी को पता होगा, बट एक अंडरलाइंग और एक डेरिवेटिव्स में बेसिक नोमेनक्लेचर में फ़र्क क्या होता है, नोमेनक्लेचर नहीं उसके मीनिंग्स में फ़र्क क्या होता है कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो अपनी वैल्यू किसी से डिराइव कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस के टर्म्स में अगर ऐसे बोले तो किसी चीज़ की अगर वैल्यू 100 से 200 होती है तो उसको देख के उससे जुड़ी हुई चीज़ की वैल्यू 5 से 10 हो गई या 5 से 6 हो गई या 5 से 8 हो गई, ऐसा. तो जब भी कोई एक चीज़ बढ़ती है उसके थ्रू दूसरा भी चीज़ बढ़ने लग जाता है, यानी जो सेकंड चीज़ है वो अपनी वैल्यू फर्स्ट चीज़ से डिराइव कर रहा है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स आर एंटिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स. अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस वो भी बढ़ने लगेंगे, अगर निफ्टी घट रहा है तो उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी घटने लगेंगे साथ ही साथ. ठीक है. अंडरलाइन किसको बोलते हैं? हमारे अभी जो एग्जांपल दिया उसमें निफ्टी अंडरलाइन था, यानी कौन सा चीज बढ़ रहा है, सेकेंड थिंग फर्स्ट थिंग को देख के चेंज होती है. तो फर्स्ट थिंग जो है आपकी वो अंडरलाइंग हो गई और सेकेंड थिंग जो आपकी हो गई वो डेरिवेटिव हो गई, क्योंकि वो अंडरलाइंग से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है. तो मार्केट्स में क्या होता है? मार्केट्स में मेजरली आपको चार तरीके की चीजें मिलेंगी. ठीक है. फॉरवर्ड मिलेगा, मतलब डेरिवेटिव्स के अंदर आपको फॉरवर्ड मिलेगा, फ्यूचर्स मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा एंड स्वैप्स मिलेगा. तो जो अंडरलाइंग है, फॉर एग्जांपल निफ्टी का हम अंडरलाइंग अज्यूम करते हैं, तो निफ्टी के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडिया में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट ऑप्शन भी आता है एंड स्वैप्स एग्जिस्ट करते हैं, बट स्वैप्स को आपको बैंक के थ्रू बनाना पड़ता है. ऐसा नहीं होता है कि आपको स्वैप्स ट्रेड करना तो आप स्वैप्स ट्रेड कर सकते हो, या फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रेड करना तो फॉरवर्ड ट्रेड कर सकते हो, नहीं. उसको आपको बैंक्स के थ्रू या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल दो स्टफ्स उनके थ्रू जाके एक पर्टिकुलर मैंडेट जनरेट करना पड़ता है. तो फॉरवर्ड एंड स्वैप्स को आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते एज अ रिटेल ट्रेडर, बट आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो एज अ रिटेल ट्रेडर. ऑल्दो अभी जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें ये भी मुश्किल हो सकता है, बट एनीवेज अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. अब समझते हैं कि एक्चुअल में फॉरवर्ड होता क्या है. तो फर्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर फॉरवर्ड्स, उसके बाद हम समझेंगे व्हाट आर ऑप्शंस एंड सो ऑन. ऑलराइट, तो हम समझते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है. सो एक एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर एक्स एक फार्मर है एंड मिस्टर वाई एक होलसेलर है. मिस्टर एक्स जो है वो चावल की खेती कर रहा है और मिस्टर वाई उससे चावल खरीद लेगा एक टाइम के बाद, क्योंकि वो होलसेलर है. ठीक है. सो फॉरवर्ड अपन समझते हैं कि होता क्या है. तो कुछ अजम्पशन, आज 2 तारीख है 2001, और मान लेते हैं कि 2 अगस्त 2001 को मिस्टर एक्स बोलता है मिस्टर वाई को कि आई विल बी डिलीवरिंग यू 1000 kg ऑफ राइस. मैं आपको 10 बोरी चावल दूंगा, हर एक बोरी 100 किलो कंटेन करेगा, और मैं 20 रुपए के हिसाब से आपको बेचूंगा. डिलीवरी डेट मैंने बोल दी 1 जनवरी 2002, यानी 1 जनवरी 2002 को मिस्टर एक्स 1000 किलो चावल मिस्टर वाई को दे देगा. ठीक है. 20 रुपए के भाव से, और मिस्टर वाई को 20 रुपए के भाव से खरीदना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, मिस्टर एक्स को 20 रुपए के भाव से बेचना पड़ेगा कुछ भी हो जाए. ठीक है. तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 2 अगस्त 2001 को एस्टैब्लिश कर लिया. अब मूविंग फॉरवर्ड, लेट सपोज आज डिलीवरी डेट है. ठीक है. तो मिस्टर वाई को खरीदना है एंड मिस्टर एक्स को बेचना है. नेगोशिएशन प्राइस क्या थी? 20 रुपए 1000 किलो. ठीक है. तो अब मान लो कि पिछले साल 2 अगस्त 2001 को चावल का भाव 19 रुपए चल रहा था, लेकिन होता यह है कि डिलीवरी डेट आज आ गई 1 जनवरी 2002 और चावल का भाव बढ़ के 25 रुपए हो गया, यानी 25 रुपीज हो गया. इस पर्टिकुलर केस में भी मिस्टर एक्स जब मिस्टर वाई को चावल बेचेगा तो वो 20 रुपए के हिसाब से बेचेगा, यानी मिस्टर वाई ने 20 रुपए के हिसाब से चावल खरीदा क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, और आगे जब रिटेलर को बेचना होगा तो वो 25 रुपए के भाव से बेचेगा, यानी उसका 5 रुपए का मुनाफा होगा हर एक किलो पे. और मिस्टर एक्स का क्या हुआ? हर 1 किलो पे 5 रुपए का नुकसान हो गया. क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली मार्केट में बेचता, अगर वो किसान डायरेक्टली मार्केट में बेचता तो 25 रुपए के भाव से बेचता, लेकिन चूंकि उसने डील साइन कर ली थी कि वो 20 रुपए के भाव से बेचेगा, तो डिलीवरी की डेट पे उसे 20 से देना पड़ा और मार्केट प्राइस ऊपर जा चुकी थी तो उसका नुकसान हो गया. यानी मिस्टर वाई ने 20 पे खरीदा, 25 पे बेचा, और मिस्टर एक्स ने 20 पे सेल मारा तो उसका 5 रुपए का नुकसान है, क्योंकि नेगोशिएशन प्राइस 20 थी. अब ये भी हो सकता है कि 1 तारीख को प्राइस नीचे आ जाती, इंस्टेड ऑफ 25 जाने के 19 रुपए से घट के वो 16 रुपए हो जाती, मान लेते हैं. ठीक है. तो मिस्टर वाई को क्या होता? 20 रुपए में मिस्टर वाई अभी भी खरीदता, लेकिन वो बेच मार्केट में 16 रुपए में पाता, यानी उसका 4 रुपए का नुकसान था. क्यों? क्योंकि उसने 20 पे बेचा, सॉरी 20 पे खरीदा, 16 पे बेचा, यानी 4 रुपए का नुकसान हो गया. वहीं मिस्टर एक्स को 4 रुपए का फायदा होता. और अगर मान लो प्राइस 19 से बढ़कर 20 आ जाती, तो दोनों को ना नुकसान होता, दोनों को ना फायदा होता, क्योंकि वो मार्केट प्राइस में लोग ट्रेड कर रहे होते. तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स जो होता है वो यही होता है कि दो पार्टी होती है बेसिकली, और वो अग्री करती है पर्टिकुलर किसी टर्म्स में कि मैं तुमसे ये खरीदूंगा और मैं तुम्हें ये बेचूंगा इतने प्राइस पे इतनी तारीख को. सिर्फ इतना अग्रीमेंट जब होता है
तो उसे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। एक पेपर, बॉन्ड पेपर आप साइन करते हो और दे देते हो, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसकी कई सारी लिमिटेशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि उस किसान की जमीन पे मान लो ड्रॉट आ जाता, ठीक है, सूखा पड़ जाता, तो वो चावल उगा ही नहीं पाता, चावल उगा ही नहीं पाता तो वो कुछ डिलीवरी नहीं कर पाता, बात वहीं खत्म हो जाती। तो क्या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर पार्टी डिफॉल्ट मार जाए, या बेसिकली वो बोले कि भैया मैं तो नहीं करने वाला, मैं नहीं खरीदने वाला, मैं नहीं बेचने वाला। तो फॉरवर्ड्स में पहला लिमिटेशन आता है काउंटर पार्टी रिस्क, विच इज इफ सामने वाली पार्टी ने डिसएग्री कर दिया अपनी अपनी डील को फुलफिल करने में, अपनी डील को कंप्लीट करने में, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, वो मना कर दे, दैट इज वन केस। सेकेंड केस इज नो लिक्विडिटी। अगर मान लो कि मेरी एक डील हुई है, ठीक है, और किसान को लगता है कि यार मुझे 20 रुपए में नहीं बेचना चाहिए, लेकिन किसान को कोई दूसरा किसान मिल जाता है जो 20 रुपए में बेचने को रेडी है, तो वो क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड था वो उसको ट्रांसफर कर देगा। बट एज यू नो, ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई किसान मिले। तो ये जो बॉन्ड ट्रांसफर, जो अपना ऑब्लिगेशन था वो किसी और को ट्रांसफर करना, ये भी बहुत रेयर ऑकरेंसेस है, यानी इसमें लिक्विडिटी की कमी है। आप अपना बॉन्ड इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी रिस्क आता है। सो दीज आर दी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब अब आप समझ चुके होंगे आई गेस। फॉरवर्ड में होता क्या है, आप एक डील साइन करते हो कि इस डिलीवरी डेट पे आप मुझे इतना इतना चीजें डिलीवर करोगे, इस भाव पे करोगे। डिलीवरी डेट पे अगर वो प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, और उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं अपन कि ये चालू कैसे हुआ। आई होप थोड़ा फॉरवर्ड समझ में आया हो, एंड नाउ विल बी मूविंग टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब मेन पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम हल्की सी हिस्ट्री समझे, तो 12th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेड फेयर्स में जो सेलर्स थे, यानी जो फार्मर्स थे बेसिकली, उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम आपको डिलीवरी देंगे। अभी डिलीवरी हुई नहीं है, समझो, अभी डिलीवरी हुई नहीं है, अभी मतलब जो भी प्रोडक्ट था वो बना भी नहीं है। उन्होंने बस प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें 2 महीने 4 महीने बाद डिलीवरी दे दूंगा। जैसे आप कार खरीदने जाते हो, आप एक टोकन मनी देते हो और बोलते हो, आपको कार वाला बोलता है कि आपकी डिलीवरी 1 महीने 2 महीने या आज रात तक है, जो भी है, ठीक है। तो आपने एक टोकन अमाउंट दिया और आपकी डिलीवरी डिसाइड हो गई, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेड फेयर्स में सेलर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम आपको एक पर्टिकुलर मंथ्स के बाद इतनी की डिलीवरी दे देंगे। एंड यहां से एक्चुअली चालू होता है आपका डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट। डिलीवरी दे देंगे बोलने से काम नहीं चलता, कितने में दोगे वो भी पहले बताना पड़ता है, और कितना दोगे वो भी पहले बताना पड़ता है, और लास्ट में उतने में ही देना पड़ता है, और उतना ही देना पड़ता है। 13th सेंचुरी में क्या हुआ, इफ यू कैन सी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इंग्लिश सिस्टेरियन मोनेस्ट्रीज, जिन्होंने वूल बेचा, तो वूल वूल मतलब जो रुई होता है, उन्होंने बेचा 20 साल एडवांस में। यानी आज मैं आपको बोल रहा हूं कि 20 साल बाद मैं 100 रुपए के भाव से आपको रुई बेच दूंगा। फ्यूचर में जाके 100 रुपए का भाव से कम हो गया तो अलग, बढ़ गया तो अलग, ठीक है। अगर कम हो गया तो मेरा फायदा, क्योंकि मैं उसे 100 रुपए के भाव से बेच रहा हूँ, और मान लो फ्यूचर में वूल का रेट 80 हो गया, अगर फ्यूचर में रेट बढ़ गया तो मेरा नुकसान। मतलब 20 साल पहले एडवांस में ही बेच दिया जा रहा था। बट ये किया क्यों जा रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग? सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज टू एश्योर योर इन्वेंट्री। तो जैसे मैं रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ, तो रिलायंस क्या है, क्रूड ऑयल रिफाइन करती है, उनकी रिफाइनरीज है, ठीक है। तो रिलायंस को एट एवरी डे क्रूड ऑयल चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उसको पता है कि मेरा जो अभी मेरे गोदाम में जितना सामान रखा है, इन माय गोडाउन व्हाटएवर द इन्वेंटरी इज देयर, वो 3 महीने चलेगा। तो 3 महीने बाद, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार प्राइसेस बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, तो मैं अभी से 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, उनने बोला यूएई वालों को कि 3 महीने बाद मुझे चाहिए, इतने भाव पे मैं लूंगा। तो यूएई वाले भी अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं हम इतने भाव पे देंगे, एंड एक नेगोशिएशन प्राइस पे आते हैं, ताकि आपका 3 महीने बाद खाली ना हो, आपके पास कंटिन्यूअसली इन्वेंटरी फीड आते रहे, और कंटिन्यूअसली चूंकि वो एग्जॉस्ट हो रहा है तो एक डिमांड सप्लाई बने रहती है। सो दैट इज द रीजन कि आप फॉरवर्ड यूज करते हो, फ्यूचर्स यूज करते हो, ताकि आपकी इन्वेंट्री मैनेज रहे बेसिकली। Now let's come to futures. So next video which you will be seeing is about futures and you can skip to that. तो हम चालू करेंगे इंडियन मार्केट्स में फ्यूचर कैसे काम करता है एंड ऑप्शंस कैसे काम करता है।